मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग अभी अपने एशियन हिस्ट्री वाले पार्ट को कवर करेंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है मौर्य साम्राज्य के बारे में। और मौर्य साम्राज्य के सबसे अंतिम राजा बृहद्रथ थे, इसको भी हमने पढ़ा है। तो मौर्य साम्राज्य नंद वंश के शासक को मार करके मौर्य वंश अपना शासन स्थापित करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य इसके बहुत ही प्रतापी राजा हुए और उनके पुत्र थे सम्राट अशोक, जिन्होंने मौर्य वंश को बहुत व्यापक पैमाने पर बढ़ाया था। तो आज हम लोग हमने अशोक के बारे में भी पढ़ा हुआ है, और आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक ने पूरे मौर्य साम्राज्य को किस तरह से आगे बढ़ाया और कैसे शासन को इतने अच्छे से चलाया कि मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गया था। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में कि मौर्य प्रशासन अशोक सम्राट अशोक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और राज्यपाल के रूप में नियुक्त थे। और जब वो शासन में आते हैं, सत्ता संभालते हैं, तो उन्होंने किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को और ज़्यादा विस्तृत रूप दिया उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मौर्य प्रशासन देखते हैं हम लोग किस तरह का था। तो राजा प्रशासन, सैनिक, न्यायिक प्रमुख। राजा एक राजा होता था जो कि प्रशासन, सैनिक, न्यायिक प्रमुख होता था। अमात्य प्रशासनिक अधिकारी को अमात्य कहा जाता था। तीर्थ शीर्षस्थ अधिकारी जो होता था राजा का कार्य देखने वाला, उसको तीर्थ कहा जाता था। समाहर्ता, राजस्व प्रधान। समाहर्ता जो होता था उसको वो राजस्व प्रधान होता था। और संनिधाता राजकीय कोषाध्यक्ष का पद होता था। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग, सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग जो होता था उसको सीताध्यक्ष संभालता था। प्रधान अध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। और पटालाध्यक्ष महालेखाकार होता था। तो ये सारे लोग जो थे वो शासन को संभालते थे। राजा, अमात्य, तीर्थ, समाहर्ता, संनिधाता, सीताध्यक्ष, प्राथमिक अध्यक्ष और पटाल अध्यक्ष, ये सारे मिलकर के मौर्य साम्राज्य को एक सुदृढ़ रूप देते थे और शासन कार्य को अच्छे से चलाते थे। उसके बाद सैन्य विभाग देखते हैं। सैन्य विभाग का प्रमुख होता था सेनापति, सैन्य विभाग को संभालता था सेनापति। सेना में कौन कौन होते थे? तो सेना में पैदल, हाथी, घुड़सवार, रथ होते थे। सेना में पैदल सेना होती थी, घुड़सवार सेना होती थी, रथ और हाथी वाली सेना होती थी। कहा जाता है कि मौर्य शासन में राजा के पास, अशोक के पास बहुत मात्रा में हाथी सेना और घुड़सवार सेना थी, जिसके बल पे वो पूरे साम्राज्य को आगे बढ़ा सके। तो ये सैनिक का स्तंभ था, पैदल, हाथी, घुड़सवार, रथ, सेना। न्याय जो है, न्याय धर्मस्थीय और कंटक शोधन। तो इसमें दो पद होते थे। धर्मस्थीय जो कि दीवानी अदालत होती थी, न्याय व्यवस्था यहाँ पे कैसे ही धर्मस्थीय, दीवानी अदालत को धर्मस्थीय कहते थे, कंटक शोधन फौजदारी अदालत। तो यहाँ पे न्याय के लिए दो अदालत की व्यवस्था की गई थी, धर्मस्थीय दीवानी अदालत और कंटक शोधन फौजदारी अदालत। गुप्तचर, इसमें गुप्तचर, इस व्यवस्था में गुप्तचर का प्रमुख कार्य हो जाता था, जो कि देखता था कि मौर्य साम्राज्य में क्या क्या कमियां हैं, राजा पर किसका विश्वास है, किसका विश्वास नहीं है। तो गुप्तचर यहाँ पे एक संस्था होती थी एक स्थान पर रहकर, जो कि गुप्तचर दो तरह से काम करते थे। एक संस्था एक स्थान पर रह के और संचार घूम कर। गुप्तचर दो तरह से काम करते थे, एक स्थान पर रह करके या घूम करके। और अर्थशास्त्र में इसको गूढ़ पुरुष कहा गया है। गुप्तचर को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष की संज्ञा दी गई है। गूढ़ पुरुष के रूप में गुप्तचर को बुलाया गया अर्थशास्त्र में। अब देखेंगे हम लोग प्रांत और उनकी राजधानी कौन थी। तो उत्तरापद की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापद की स्वर्णगिरी, प्राचीपुरी, पाटलिपुत्र, अवंती, उज्जैनी और कलिंग की तोसली थी। तो ये जो मगध साम्राज्य था वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए पूरे बिहार क्षेत्र में उड़ीसा तक फैला हुआ था, कि जो कि पूरे आधे से ज़्यादा भारत पर इसका ही कब्जा था। और उस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी भारत में ही थे। और विषयपति प्रादेशिक, 10 गांवों के समूह का प्रमुख गांव, 10 गांवों के समूह का प्रमुख गांव होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीण होता था। विषयपति और विषयपति, जैसे अभी के टाइम में गांव होते हैं उसी तरह से उस टाइम में भी गांव होते थे और उनको बांटा गया था। 10 गांव के समूह का प्रमुख गांव था और ग्राम का मुखिया ग्रामीण होता था। और नगर प्रशासन देखेंगे हम लोग, नगर प्रशासन कैसा था। मेगास्थनीज के अनुसार 6 समितियाँ थी तथा 5 सदस्य थे। मेगास्थनीज ने बताया है कि नगर प्रशासन
शासन में उस समय 6 समितियाँ तथा 5 सदस्य थे। कौटिल्य के अनुसार 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौटिल्य के अनुसार 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और मेगास्थनीज के अनुसार समाज 7 वर्णों में विभक्त था, जबकि मेगास्थनीज ने कहा है कि समाज 7 वर्णों में विभक्त था: एक दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा उस टाइम में मौर्य साम्राज्य में थी। मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा नहीं थी, और मेगास्थनीज ने कहा कि दास प्रथा नहीं थी। स्त्रियों की स्थिति पहले से अच्छी थी, और इसके पहले स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखने को मिली, लेकिन मौर्य साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति अच्छी हो गई थी। वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। मौर्य अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, और मौर्य अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कृषि था। 1/6 से 1/4 भाग राजस्व को दिया जाता था, तो कृषि भी यहाँ पे महत्वपूर्ण थी। आंतरिक में बाह्य व्यापार होते थे, और व्यापार जो है आंतरिक भी होते थे और बाह्य, मतलब दोनों तरह के व्यापार यहाँ पे होते थे मौर्य व्यवस्था में। वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था, और मुद्रा का प्रयोग, वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था और मुद्रा का प्रयोग होने लगा था तब तक। टैक्स चोरी करने पर मृत्युदंड दिया जाता था, और प्रमुख बंदरगाह भ्रष्ट, और कोई भी अगर टैक्स चोरी करते हुए पकड़ा जाता था तो उसको तुरंत ही मृत्युदंड दे दी जाती थी। और सबसे प्रमुख बंदरगाह मौर्य साम्राज्य का कौन था? भ्रष्ट था। अब हम लोग देखेंगे हमारा सैन्य प्रशासन, नगर प्रशासन हो गया, और प्रांत और उनकी राजधानियाँ हो गई मौर्य काल की। अब हम लोग देखेंगे मौर्य कला। मौर्य कला में सिंधु सभ्यता के बाद कला का व्यवस्थित रूप विकास मौर्य काल में हुआ। तो सिंधु सभ्यता में कला का विकास हुआ था, लेकिन इसका व्यवस्थित रूप हमको मौर्य साम्राज्य में देखने को मिलता है। शिलालेख, इसमें 14 शिलालेख प्रमुख हैं। 14 शिलालेख मौर्य कला में 14 शिलालेख प्रमुख है, लेकिन इसमें हम लोग सबसे प्रमुख शिलालेख के बारे में ही जानेंगे। प्रथम शिलालेख है पशुबलि की निंदा। शिलालेख पत्थरों पर लिखा हुआ लेख होता है। प्रथम पशुबलि की निंदा, पहले शिलालेख में पशुबलि की निंदा की गई है। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष का प्रचार किया गया है। पांचवा में धम महामात्रों की नियुक्ति, पांचवा में धम महामात्रों की नियुक्ति के बारे में लिखा गया है, जो कि धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। सातवां तथा आठवां में तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। तेरहवां कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन। 13वां में ही यह वर्णन किया गया है कि कैसे सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है। शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में पार्टरेडिक फ्रेंच लॉर्ड ने की थी। शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में हुई थी, जो कि पार्टरेडिक फ्रेंच लॉर्ड के द्वारा की गई थी, और पहली बार पढ़ा गया था 1872 में जेम्स प्रिस्टलर के द्वारा। क्योंकि शिलालेख बहुत चार्ट लिपि में लिखे हुए थे, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक, जो कि ब्राह्मी भारत की लिपि थी, और खरोष्टी और ये सब बाहर की लिपि थी। खरोष्टी अफगानिस्तान की लिपि हो गई, खरोष्टी ग्रीक, अरामाइक ये सब बाहर की लिपियाँ होती थी, और ब्राह्मी लिपि भारत की लिपि थी। और खरोष्टी अरामाइक जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है, और बाकी सभी दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो ये क्वेश्चन में भी आता है कि बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लिपियाँ, बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लिपियाँ कौन है? तो खरोष्टी और अरामाइक है। और स्तंभ जो है वो 7 है। तो क्योंकि इतनी सारी लिपियों में शिलालेख लिखा हुआ था, इसलिए पढ़ना मुश्किल हो रहा था, तो सबसे पहले जेम्स प्रिस्टलर ने इस शिलालेखों को पढ़ा। और स्तंभ जो है वो 7 होते हैं। स्तंभ इस तरह का होता था, स्तंभ एक पिलर की तरह होता था, स्तंभ होता था पिलर की तरह, और उस पे जानवरों का चित्र बना हुआ है, जानवरों का बना दिया जाता था, जानवर की आकृति बना दी जाती थी। तो स्तंभ इस तरह का हुआ करता था। और स्तंभ जो है वो 7 प्रकार के मिले हैं, जैसे लौरिया, अरेराज, ये सब नंदनगढ़, यहाँ से स्तंभ मिले हैं। तो सारनाथ का स्तंभ सबसे प्रमुख है, जो इसमें 4 सिंह लगे हुए हैं, जो कि 3 सिंह जो है आगे से दिखते हैं, एक पीछे रहता है, इसलिए 4 सिंह इसका सही होता है कि 4 सिंह सारनाथ स्तंभ में दिखते हैं। और सिंह के नीचे में और जानवर हैं, घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल, ये चारों जानवर हैं। और 24 तीलियों वाला चक्र, इसके बाद नीचे में 24 तीलियों वाला चक्र बनाया गया है। तो ये स्तंभ हुए हमारे 7, शिलालेख हुए हमारे 14। और गुहालेख क्या था? तो बराबर की पहाड़ियों में आजीविका के लिए अशोक द्वारा निवास स्थान, तो बराबर की पहाड़ियों में आजीविका के लिए निवास स्थान अशोक ने बनवाया था। तो और बाद में अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ियों में भी गुफा का निर्माण कराया। तो अशोक ने गुहालेख बनवाया था, जो कि
पहाड़ियों को काट कर ही गुफा बनाया जाता है, उसको गुहालय कहा जाता है। इसमें आजीविका के लिए अशोक ने बनवाया था, बाद में इसके पौत्र ने इसको आगे बढ़ाया। तो अब हमें थोड़ा सा और पढ़ना बाकी रह गया है इसमें। ये हमारा इम्पोर्टेंट था, सैन्य विभाग कैसे कैसे प्रशासन चलता है और उनकी राजधानियाँ, ये कहाँ तक फैला हुआ था। तो ये भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक फैला हुआ था पूरा मौर्य प्रशासन। और मौर्य प्रशासन में एक विषयपति होता था और गाँवों के समूह को बांट करके गांव बनाया जाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता था। नगर प्रशासन किस तरह की थी और इनके कौन कौन से विचार रहे। फिर उसके बाद मौर्य कला, शिलालेख, शिलालेख खोज, स्तंभ और गुहालय। अब हम लोग को थोड़ा सा और इसमें पढ़ना बाकी रह गया है। अब पढ़ेंगे हम लोग स्तूप के बारे में। तो हमारा स्तूप स्तूप हुआ करते थे। और सांची स्तूप, भरभूत स्तूप, इसको हम लोग पढ़ेंगे सांची स्तूप। तो 84,000 स्तूप मिले हैं अभी तक में, जिसमें प्रमुख है सांची स्तूप और भरभूत स्तूप प्रमुख है, जिसमें 84,000 स्तूप मिले हैं। और स्तूप होता था इस तरह से, स्तूप कुछ इस तरह से होता था, जिसमें कि अवशेष रखे जाते थे जो कि जिनका निधन होता था। और बौद्ध धर्म में उनके, बौद्ध धर्म के जो भी अनुयायी थे और उनका निधन होने के बाद यहाँ पे उनके स्तूप को रख दिया जाता था, उनके वस्तुओं को रख दिया जाता था स्तूप में और ऐसे करके बना दिया जाता था। तो ये 84,000 स्तूप अभी भारत में है। और यहाँ पे सांची स्तूप और भरतपुर स्तूप प्रमुख है। उसके बाद हमें देखने मिलेगा राजप्रसाद। पाटलिपुत्र से प्राप्त, पाटलिपुत्र से प्राप्त से प्राप्त 80 स्तंभों वाला पत्थर एवं लकड़ी। तो राजप्रसाद क्या होता था, महल होता था जो कि पाटलिपुत्रा से प्राप्त हुआ है और 80 स्तंभों वाला है, पत्थर एवं लकड़ी का बना हुआ है। तो स्तूप हमने देखा कि स्तूप 84,000 के करीब हैं और सांची स्तूप, भरतपुर स्तूप सर्वप्रमुख है। और इसके बाद राजप्रसाद पाटलिपुत्रा से प्राप्त हुए 80 स्तंभों से मिलके ये महल बनाया गया और पत्थर एवं लकड़ी का इसमें प्रयोग हुआ है। लोक कला, लोक कला के बारे में हम लोग जानेंगे। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। यक्ष और
क्षौरिक्षणी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि मौर्य काल में लोक कला भी प्रमुख थी। जब क्षौरिक्षणी की मूर्ति मिलने से ये पता चलता है कि मौर्य काल में लोक कला भी सर्वप्रमुख थी। इसके बाद NBPW त्रिकाली काली पॉलिश विद्वान। तो उस वक्त ऐसे बर्तनों का निर्माण होता था कि NBPW कहा जाता था, कि जो कि काली पॉलिश करके बर्तन मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि उस समय बर्तन का भी प्रयोग होता था, जो कि पॉट रहते थे, पॉट या बर्तन इस टाइप के होते थे, और उनको NBPW कहा जाता है, जो काली पॉलिश होती थी और वो पॉट टाइप के होते थे, ऐसे करके बर्तन हुआ करते थे। तो धरती के अंदर से मिले हैं इस टाइप के बर्तन। अशोक का धाम, अब हम लोग देखेंगे अशोक के धाम के बारे में। अशोक का धाम, अशोक का धाम जो है वो सभी धर्मों का सार था, सभी धर्मों का, अशोक का धर्म सभी धर्मों का सार था। जो बौद्ध धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म के साथ नैतिकता पर आधारित था, नैतिकता पर आधारित था। तो अशोक के जो धर्म प्राप्त हुए हैं, जिसमें सभी बौद्ध धर्मों का यह सार है, धम्म जो लिखा हुआ पत्थर प्राप्त हुआ है, और जो बौद्ध धर्म के साथ साथ नैतिकता का भी प्रचार प्रसार करता है, अशोक का धम्म। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे धर्म प्रचार के लिए प्रयास। धर्म प्रचार के लिए प्रयास, धर्म प्रचार के लिए प्रयास। धर्म प्रचार के लिए इन्होंने प्रयास कैसे किए? तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा इन्होंने। तो अशोक के पुत्र थे महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इनको श्रीलंका भेजा था, और वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने किया भी था। और धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी इन्होंने की थी। धम्म महामात्रों की नियुक्ति, जिसका काम था धर्म के बारे में उपदेश देना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। धम्म महामात्रों की नियुक्ति करके इन्होंने की थी। और इनका धर्म यात्रा कब हुआ था? अशोक का धर्म यात्रा 10वें वर्ष जो है अशोक 10वें वर्ष बोध गया जाते हैं। अशोक जब राजा बने तो 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध होता है, 10वें वर्ष में वो बौद्ध धर्म अपना करके बोध गया चले जाते हैं। और 20वें वर्ष में, अपने शासन के 20वें वर्ष में रुक्मी देवी जो कि लुम्बिनी में है, तो अशोक युद्ध करते हैं और कलिंग युद्ध में उनका हृदय परिवर्तन होता है। 10वें वर्ष में वो
चले जाते हैं बोध गया। उसके बाद 20वें वर्ष में वो रुक्मी देवी लुम्बिनी जाते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे उनकी धर्म यात्रा का क्रम क्या था। तो चलिए देखते हैं धर्म यात्रा का क्रम। धर्म यात्रा का क्रम, अशोक की धर्म यात्रा का क्रम क्या था, एक नज़र डालते हैं इस पे। तो सबसे पहले वो गया जाते हैं, गया से कुशीनगर, गया उसके बाद कुशीनगर, जाते हैं लुम्बिनी, गया कुशीनगर लुम्बिनी, उसके बाद श्रावस्ती, फिर सारनाथ, कपिलवस्तु। तो अशोक की धर्म यात्रा का क्रम यही रहा। पहले वो गया जाते हैं, गया के बाद कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, श्रावस्ती, सारनाथ और कपिलवस्तु। तो इतनी जगह वो गए थे और धर्म का प्रचार किया था। तो अशोक के बारे में हमने पढ़ा कि वो बहुत ही प्रतापी राजा थे। मौर्य शासन के चंद्रगुप्त मौर्य के वो पुत्र थे और उन्होंने मौर्य साम्राज्य को बहुत आगे तक पहुंचाया। और मौर्य प्रशासन उस समय में हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उड़ीसा और आधे से ज़्यादा भारत में फैला हुआ था। और उस टाइम मौर्य प्रशासन को मजबूती प्रदान करने में अशोक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने बहुत अच्छे से अपने सैन्य व्यवस्था को बनाए रखा, नगर व्यवस्था को बनाए रखा। और बहुत सारी इन्होंने फिर उनका युद्ध होता है शासन के 9वें वर्ष में, कलिंग में इनका युद्ध होता है। और उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में रक्तपात हुई थी, जिसके चलते अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वो दुखी हो जाते हैं इतना सारा रक्त देख के और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं, हर जगह जगह जाके घूमने लगते हैं, शिलालेख की स्थापना कराते हैं, स्तूप उनके टाइम में स्तूप भी देखे जाते हैं, राजप्रसाद, लोक कला और अशोक का धर्म मिलता है। धर्म प्रचार के लिए उन्होंने प्रयास किए, धर्म प्रचार के लिए उन्होंने पुत्री और पुत्र महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा ताकि धर्म का और प्रचार हो सके, बौद्ध धर्म का। उसके बाद उन्होंने महामात्रों की नियुक्ति करवाई और उसके बाद ये 10वें वर्ष में बोध गया जाते हैं, 20वें वर्ष में लुम्बिनी जाते हैं। फिर धर्म यात्रा का क्रम का गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रावस्ती, सारनाथ और कपिलवस्तु रहा। तो अशोक का जीवन बहुत ही कठिन था और वो बहुत ही कर्मठ थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य को एक नई ऊंचाइयाँ दी और एक नया आयाम दिया और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी रहे हैं बीपीएससी, यूपीएससी और एसएससी, इन सारे एग्जाम्स में एशियन हिस्ट्री से ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और पिछला वीडियो जाके देखिए तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा सम्राट अशोक के बारे में और आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। और इसके बाद आप लोग बुक जरूर पढ़िए, बुक पढ़ के आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आप लोग को और अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय।